हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूं, पार्ट 21। टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज भी। काफी न्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं और मोस्टली क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एम्स के नॉर्सेट में या किसी भी नर्सिंग के रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करती हूँ वीडियो। I am graduate from RK College of Nursing, which is under Delhi University. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि हैदराबाद से किया है। और आई एम डूइंग जॉब इन एम्स दिल्ली फॉर लास्ट 13 ईयर्स और अभी भी कंटिन्यूड मैं एम्स दिल्ली की ही जॉब में हूँ। तो आज का जो सब टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का, वो नर्सिंग रोल्स इन इम्पोर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर्स ही रहेगा। सबसे पहले मैं लास्ट का जो मैंने क्विज क्वेश्चन रखा था उसको रिपीट कर देती हूँ और एक करेक्ट आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने रखा था लास्ट की वीडियो में, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आई इरिगेशन प्रोसीजर। और इसके ऑप्शंस रहे थे: ए यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, बी इरिगेट लेस इन्फेक्टेड आई फर्स्ट than more infected eye, C irrigate from inner canthus to outer canthus, and D fluid flow should be allowed to fall directly into the cornea। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, फ्लूइड फ्लो शुड बी अलाउड टू फॉल डायरेक्टली इनटू द कॉर्निया। ये गलत स्टेटमेंट है। वी आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली फ्लो द फ्लूइड डायरेक्टली ओवर द कॉर्निया, क्योंकि वहां पे कॉर्नियल डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यही करेक्ट है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। और मिस हेमलता गुप्ता जो ऑप्शन डी इन्होंने करेक्ट आंसर बताया है। फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी वीडियोस पे कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। और जो भी क्विज के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है उस पे भी रेगुलर आप कमेंट कीजिए, ताकि और आगे मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस भी ला पाऊँ। और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस इज। तो सबसे पहले पैरासेंटेसिस डिस्कस कर लेते हैं। पैरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें फ्लूइड का ड्रेनेज करते हैं एब्डोमिनल कैविटी से यूजिंग ए नीडल और कैथेटर। तो एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है कैथेटर के थ्रू से, और उस कैथेटर के थ्रू हम फ्लूइड अगर एब्डोमिनल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है तो उसका ड्रेनेज किया जाता है। तो ये किसके लिए परफॉर्म होता है? बोथ डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के लिए परफॉर्म किया जाता है। आपने फ्रीक्वेंटली वार्ड्स में ड्रेनेज ऑफ एसाइटिस सुना होगा। तो एसाइटिस भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसी को बोलते हैं। और इसका जो जब ड्रेनेज करते हैं तो उसको बोला जाता है पैरासेंटेसिस। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज परफॉर्म्ड मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। बी, the position given to the patient for abdominal paracentesis is Fowler's position. C, ask the patient to urinate before the procedure. And D is paracentesis is performed using a regular IV catheter. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन फिर से देख लेना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है, बाकी सारे ही करेक्ट हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ पैरासेंटेसिस परफॉर्म यूजिंग ए रेगुलर आईवी कैथेटर, तो ये बिल्कुल गलत है। जो आईवी कैथेटर की नॉर्मल नीडल होती है हम उससे पैरासेंटेसिस नहीं कर सकते हैं। एक पैरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए एक स्पेशलाइज्ड नीडल यूज होती है जो डिफरेंट होती है आईवी कैनुला नीडल से। ये एक टाइप की लॉन्ग एंड थिन नीडल होती है, यूज टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following things require or indicate proper function of chest tube? तो जब चेस्ट ट्यूब डाली जाती है तो उसके प्रॉपर फंक्शन को कौन इंडिकेट करता है? ए, चेस्ट ड्रेनेज शुड बी अपराइट एंड बिलो द लेवल ऑफ इंसर्शन। बी, seal water fluctuate with patient's inspiration and expiration. C, bubbling in the seal. And D, all of the above.
तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ, सारे ही स्टेटमेंट ठीक हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के लिए। जो टेस्ट सबसे पहले चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज शुड बी अपराइट एंड बिलो द लेवल ऑफ इंसर्शन। जो हमने ड्रेनेज के लिए जो कंटेनर है हमारा, हमेशा ही उसका लेवल बिलो होना चाहिए लेवल ऑफ इंसर्शन से, क्योंकि वो जो फ्लूइड फ्लो करता है चेस्ट कैविटी से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली फ्लो करता है। और अगर आप ऊपर रखेंगे कंटेनर को तो फ्लूइड फिल नहीं होगा, फ्लूइड नहीं ड्रेन करेगा। ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन बी जो है, वाटर सील फ्लक्चुएट विद, ऑब्वियसली वाटर जो फिल होता है कंटेनर में, जो सील हम क्रिएट करते हैं वाटर सील, वो फ्लक्चुएट करता है पेशेंट की इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब सांस लेता है पेशेंट तो वाटर का लेवल अप डाउन होता है, तो दैट इज करेक्ट फॉर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। एंड बबलिंग ऑल्सो, जब especially in the cases of pneumothorax, bubbling is common and good sign of good chest tube drainage. एंड ऑप्शन डी तो मैंने बता ही दिया आपको करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। Question number 3, a procedure that involves administration of food or medications directly into the stomach via tube passed through the nose or mouth is known as। तो इसमें पूछा हुआ है कि एक प्रोसीजर जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन करते हैं, मेडिकेशन या फूड डायरेक्टली हम स्टमक में डालते हैं अगर पेशेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू टेक इन ओरली, तो हम उसको एक ट्यूब के थ्रू से स्टमक में डायरेक्टली पहुंचाते हैं। और ये जो मेडिकेशंस और फूड पहुंचाया जाता है स्टमक में नोज और माउथ के थ्रू से, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक, ऑप्शन दिए हुए, ए इज गैस्ट्रिक लवाज, बी इज गैस्ट्रिक गवाज, सी इज गैस्ट्रोस्टोमी एंड डी इज पीईजी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गैस्ट्रिक गवाज। गैस्ट्रिक गवाज क्या होता है? जब भी कोई इनटेक होता है फूड का या मेडिकेशन का डायरेक्टली इनटू द स्टमक, तो गैस्ट्रिक स्पेशली स्टमक के लिए यूज किया जाता है। तो डायरेक्टली जब स्टमक में देते हैं ट्यूब के थ्रू से, स्पेशली राइल्स ट्यूब जिसको बोलते हैं या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक गवाज। लवाज उल्टा है। ए प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इरिगेशन, जब स्टमक को इरिगेट करते हैं सलाइन से या किसी भी स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन से टू रिमूव इंजेस्टेड, अगर पेशेंट ने मानो कोई टॉक्सिन खा लिया है और जो डॉक्टर है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है गैस्ट्रिक लवाज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब इरिगेट करते हैं स्टमक तो को और टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने को बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज। एंड देन गैस्ट्रोस्टमी, अगर स्टमक में डायरेक्टली हम ओपनिंग क्रिएट करते हैं फॉर food or administration of medication because of some contraindication that patient cannot take orally, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। और ये एक स्पेशल ओपनिंग होती है जो कि डायरेक्टली स्टमक में जाती है। पीईजी यानी पैग एक अलग टाइप की परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी होती है, जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट की जाती है एब्डोमिनल कैविटी में डायरेक्टली इनटू द स्टमक अंडर द गाइडेंस ऑफ एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी के थ्रू से हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जो कि काफी फ्लेक्सिबल होती है, और इसको भी मेडिकेशन और फूड के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किन ट्रैक्शन? ऑप्शंस दिए हुए हैं बग्स ट्रैक्शन, बी इज ब्रायंस ट्रैक्शन, सी इज रसल्स ट्रैक्शन एंड डी इज क्रचफील्ड ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बग्स ट्रैक्शन क्या होता है। तो बग्स ट्रैक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है फुट का, तो इट्स टू इमोबिलाइज द लेग को इमोबिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और मसल स्पैज़म को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, और अगर पेन है तो उसको भी एलिविएट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेग सर्जरी। तो अगर लेग पे प्राइमरीली कोई ट्रैक्शन डाला जाता है तो मोस्टली बग्स ट्रैक्शन के नाम से होता है, और ये हिप और फीमर फ्रैक्चर के टाइम पे भी यूज किया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ स्किन ट्रैक्शन।
ब्राइन ट्रैक्शन भी एक काइंड का स्किन ट्रैक्शन होता है। ये स्पेशली चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है फॉर लेग पुलिंग। इसमें क्या होता है, वे जो चाइल्ड होता है उसके जो लेग्स होते हैं उसको वर्टिकली किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ वेट्स उनको अलाइन किया जाता है वर्टिकली। तो यहाँ पे एक जेंटल वेट के थ्रू से जो चाइल्ड है उसके लेग्स को अलाइनमेंट किया जाता है, स्पेशली जब थाई में थाई बोन जो है अगर वहाँ पे फ्रैक्चर है फीमर बोन में, या फिर हिप में डिसलोकेशन या फ्रैक्चर है। रसल ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए स्किन ट्रैक्शन। इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें लोअर लेग को स्लिंग के थ्रू से पुल किया जाता है, और इसमें और जो ब्राइन ट्रैक्शन और बग्स ट्रैक्शन है उसमें यही डिफरेंस है। इसमें जो लोअर लेग है उसको स्लिंग लगाया जाता है जो रसल ट्रैक्शन होता है, और उसको सपोर्ट किया जाता है, जबकि जो ब्राइन ट्रैक्शन एंड बग्स ट्रैक्शन है उसमें जस्ट पुलिंग हो रहा है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है क्रचफील्ड ट्रैक्शन, लास्ट वाला ऑप्शन जो क्रचफील्ड ट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। एक टाइप ऑफ स्कल ट्रैक्शन यूज टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। जब सर्वाइकल स्पाइन का ट्रैक्शन करना होता है हमें, जो अगर फ्रैक्चर आया सर्वाइकल स्पाइन में तो हम स्कल ट्रैक्शन यूज करते हैं और उसको क्रचफील्ड ट्रैक्शन बोलते हैं। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी जिसको बोलते हैं, केमिकली क्या होता है वो। ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम फोस्फेट या डी कैल्शियम मैग्नेट। तो करेक्ट आंसर है कैल्शियम सल्फेट, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको कंप्लीटली अगर बोला जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड बोलते हैं। हेमी हाइड्रेटेड का मतलब है इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है साथ में, तो इट इज रिप्रेजेंटेड विद द फॉर्मूला कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O। तो यही करेक्ट है, और इसको अगर वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये काफी स्टिफ हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है। तो यही इसका केमिकली जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो की जाती है और यूज किया जाता है फ्रैक्चर स्टेबलाइजिंग के केसेस में। Question number 6. When a patient is getting shifted from the ward for CT scan, a nurse should do the following. Options हैं administer laxatives, B explain the procedure, C administer a radioisotope या D give plenty of fluids। तो अगर पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए भेजा जा रहा है तो रीएश्योरेंस और प्रोसीजर के बारे में बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है नर्स की, क्योंकि पेशेंट में भी एंग्जियस की मुझे कैसे मतलब सीटी स्कैन में यूजुअली पेशेंट को मशीन के थ्रू से जाना पड़ता है, तो उससे कभी कभी जो पेशेंट फोबिया होता है जिनको क्लोज्ड स्पेसेस का, जिसको क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को काफी एंजाइटी हो सकती है। तो उसको कम्प्लीटली बताना है प्रोसीजर क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, वो सब एक्सप्लेन करना जरूरी है। बाकी सारे ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम द punctured wound. Which of the following intervention should the nurse use to control the arterial bleeding? ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रेशर एट द पंक्चर साइट, बी एप्लीकेशन ऑफ टूर्निकेट, सी प्रेशर पॉइंट मसाज, डी प्रेशर ड्रेसिंग। तो सबसे जो पहला पॉइंट है प्रेशर एट द पंक्चर साइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्टेरियल ब्लीडिंग में स्पेशली अगर हम प्रॉपर प्रेशर के साथ उसको कंट्रोल करते हैं तो दैट इज द प्रॉपर इंटरवेंशन, क्योंकि अदरवाइज प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आर्टेरियल ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं हो पाती है। तो अगर पंक्चर साइट से वुंड से ब्लीड हो रहा है तो प्रेशर एट द पंक्चर साइट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी गिवन फर्स्ट फॉर ए पेशेंट हु इज फाउंड विद हाइपरथर्मिया। पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, फीवर है बट हाई ग्रेड फीवर है। तो जो हाइपरथर्मिया होती है उसकी टेम्परेचर रेंज 104 से अबव जाती है। तो अगर पेशेंट को हाइपरथर्मिया है तो सबसे पहला जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या रहेगा। ए अंडर ड्रेस द पेशेंट, बी यूज टेपिड वाटर एज अ मिस्ट स्प्रे एंड सी remove patient from the hot environment, D place the patient in continuous breeze from electric fan।
सबसे पहले तो अगर पेशेंट हॉट एनवायरनमेंट में है, मतलब अगर आजकल इतनी गर्मी हो गई है, अगर पेशेंट को हम कंटिन्यूड गर्म एनवायरनमेंट में रखेंगे तो डेफिनेटली हाइपरथर्मिया कभी कम ही नहीं होने वाला है। तो हमें सबसे पहले पेशेंट को हाइपर जो टेम्परेचर रेंज है उसको कम करना है। तो पेशेंट को जो है हॉट एनवायरनमेंट से निकालना होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. The nurse inserting a Ryle's tube for an adult patient is aware that the distance between the incisor teeth and the gastroesophageal junction is. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर ये डिस्टेंस हमें कंप्लीटली पता है तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर हम प्रॉपरली ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसाइजर से लेके गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक उसका साइज 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर अगर वो इनसाइड है प्रॉपरली विदाउट एनी रेजिस्टेंस फीलिंग ओवर देयर, तो वो प्रॉपर प्लेसमेंट में है। एंड टू बी श्योर फॉर द प्लेसमेंट हमें एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है, या हम क्या करते हैं, हम एक एम्प्टी सिरिंज से थोड़ा सा एयर पुश करके देख सकते हैं। अराउंड 10 ml एयर हम पुश करेंगे तो गश का साउंड जो आता है उसको हम समझ सकते हैं कि प्रॉपरली जो है ट्यूब इन प्लेस है। But the gold standard for placement of Ryle's tube is the X-ray. Question number 10. Recommended duration for completing suction of tracheostomy tube is. फ्रेंड्स, जब ट्रैकियोस्टमी सक्शन किया जाता है तो पेशेंट को पहले हाइपर वेंटिलेट किया जाता है फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। उसके बाद हम 1 पास के लिए 5 to 10 सेकेंड्स के लिए हम लोग सक्शनिंग कर सकते हैं। और अगर हमें मल्टीपल सक्शनिंग करनी पड़ रही है तो हमें बीच में जो है 30 to 60 सेकेंड के लिए अगेन पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना पड़ सकता है। तो अगर इफ वी आर यूजिंग मल्टीपल सक्शनिंग जो स्ट्रोक्स हैं उनको यूज कर रहे हैं तो हमें 30 to 60 सेकेंड्स के लिए इन बिटवीन द प्रोसीजर भी हाइपर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। बट हेयर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है एक सक्शन अगर हम डाल रहे हैं तो हमें कितनी देर के लिए सक्शन करना है इनसाइड द ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। तो 5 to 10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन ए है। उससे ज्यादा हमें सक्शन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11. A lethargic patient has fever, vomiting and headache. The nurse has to prepare him for which of the following procedure? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ब्लड कल्चर, बी लंबर पंक्चर, सी कैट स्कैन एंड डी अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे जो पेशेंट के सिम्टम्स दिए हुए हैं, लेथार्जिक पेशेंट है, फीवर है, वॉमिटिंग एंड हेडेक है, तो उसके लिए जो है लंबर पंक्चर, यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस है उसमें लंबर पंक्चर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. Patient complains of pain, muscle spasm and resistance while the nurse was doing a passive ROM यानी range of motion exercise. Which of the following is most appropriate action in this scenario? तो options दिए हुए हैं, assess degree of pain, B is stop the exercise, C administer pain medication and D is call the doctor यानी call the physician. तो अगर पेशेंट को मसल स्पैज्म है और पेन फील हो रहा है व्हाइल डूइंग आरओएम, तो हमें उसी टाइम पे एक्सरसाइजेस को स्टॉप करना है। Question number 13. Regarding the request of organ donation, tissue donation at the time of death, the nurse needs to be aware that options दिए हैं, A requests are usually made by the nurse who cases for the patient at the time of death. B professionals need to be very selective in whom they ask for organ donation or tissue donation. C specially educated personnel make the request, and D only patients who have given prior instruction given regarding donation become donors. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेशली एजुकेटेड पर्सनल मेक द रिक्वेस्ट, क्योंकि इफ द पर्सन इज नॉट trained regarding requesting for organ donation, अगर कोई भी person who is working in organ donation डिपार्टमेंट मेक द रिक्वेस्ट, जिसको पता ही नहीं है हाउ टू अप्रोच टू द डिसीज्ड फैमिली, तो वो नहीं कर सकता है रिक्वेस्ट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ
थोड़ा जो है हमें कंपैशनेटली होना है पेशेंट की फैमिली के साथ, तभी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पर्सन हु इज अप्रोचिंग दैम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. At the time of death of patient, it is appropriate to make request for organ donation by A is specially educated counselor, B nurse caring for the client, C family doctor, D any healthcare worker। तो जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 13 में डिस्कस हुआ है, स्पेशली ट्रेंड होते हैं वही लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पेशली एजुकेटेड काउंसलर। Question number 15. All of the following are responsibilities of a nurse while caring for a patient suffering from thrombophlebitis except, again except है, A is educate client to avoid straining during defecation. B. Legs should not be massaged. C. Administer ordered anticoagulant. And D. Keep the leg in the dependent position. तो अगर पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है तो हेयर तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमें एजुकेट करना है क्लाइंट को रिगार्डिंग नॉट टू स्ट्रेन ड्यूरिंग डेफिकेशन। देन उसको लेग को जो है हमें मसाज नहीं करना है, एडमिनिस्टर करनी है एंटीकोगुलेंट जो भी ऑर्डर किए हुए हैं। और जो ऑप्शन डी है, लेग शुड बी केप्ट इन डिपेंडेंट पोजीशन, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। क्योंकि अगर लेग को डिपेंडेंट पोजीशन में रखेंगे तो वीनस रिटर्न जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इन ऑर्डर टू ईज द वीनस रिटर्न और एनहांस द वीनस रिटर्न, हमें लेग को स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखना होगा एट दैट लेवल ऑफ नी। तो नी की तरफ से फ्लेक्स करना होगा लेग को। फ्रेंड्स, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस केवल आईवी कैनुला साइट पे ही नहीं होता है, बल्कि जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसको भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ही बोला जाता है। जब जो वेन जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और बल्ज आउट हो जाती हैं, काफी पेनफुल होती हैं। और उस केस में हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है नॉट टू स्ट्रेन, देन लेग्स को मसाज नहीं करना है, नहीं तो जो क्लोट है वो इधर उधर डिसलोज हो जाएगा। स्पेशली जब हमारी लंग्स में कहीं एकोमोलेट हो जाता है तो हमें अचानक से रेस्पिरेटरी एकदम फेलियर भी हो सकता है। उसके बाद हमें एंटीकोगुलेंट रेगुलरली देने हैं जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करे हैं, और हमें लेग को डिपेंडेंट पोजीशन में नहीं रखना है। तो यही चार पॉइंट्स हैं हमें फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट हिकअप्स? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन 16 के लिए। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट हिकअप्स? ऑप्शंस हैं आस्क पेशेंट टू ड्रिंक वाटर, बी इज एडमिनिस्टर 3 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड, सी आस्क द पेशेंट टू वॉक इन एन ओपन स्पेस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अगर 3 से 10% तक कार्बन डाइऑक्साइड एडमिनिस्टर करेंगे हम लोग तो पेशेंट को जो है हिकअप्स कंट्रोल होंगे। क्योंकि हिकअप्स जो है डायफ्रेमेटिक स्पैज्म के कारण होते हैं जो कि रिलीव हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम 3 to 10% देते हैं उससे, they are relieved. Question number 17. Nursing measures for a patient who is complaining for difficulty with micturition includes A. Sound of the running water, B. Stroking in the inner thigh, C. Pour lukewarm water over the perineum, and D. all of the above। तो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, all of the above। Question number 18. Thoracentesis is the treatment of choice of, options are hemothorax, B. emphysema, C. hydrothorax, and all of the above। तो थोरेसेंटेसिस क्या होता है? एक रिमूवल होता है फ्लूइड का फ्रॉम स्पेस ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट कैविटी वॉल। तो चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में जब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं थोरेसेंटेसिस, जब उसको रिमूव करते हैं। और इस स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल स्पेस से जब फ्लूइड कलेक्टेड जो होता है वो रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं थोरेसेंटेसिस। तो थोरेसेंटेसिस किस किस प्रोसीजर में हो सकता है, किस किस कंडीशन में हो सकता है? फर्स्ट सीमोथोरेक्स, जब ब्लड का कलेक्शन हो जाए प्लूरल स्पेस के अंदर तब। हाइड्रोथोरेक्स, जब फ्लूइड कलेक्शन हो जाए उसके बाद हम कर सकते। एम्फाइसीमा की कंडीशन में भी थोरेसेंटेसिस किया जा सकता है।
एम्फाइसीमा क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं लंग्स के अंदर, जो एयर सैक्स जिसको बोलते हैं, अगर वो डैमेज हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, फ्लूइड फिल्ड हो जाती हैं, उनको भी हम जो है उस कंडीशन में भी हम थोरेसेंटेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Question number 19. The tube introduced into the rectum of patient to relieve gas is also known as, options हैं A rectal tube, PEG tube, PEG tube percutaneous endoscopic gastrostomy tube बोलते हैं जिसको, C Foley's catheter and D NG tube। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है A rectal tube। Question number 20. Collection of lymph fluid in the pleural space। जब प्लूरल स्पेस के अंदर लिम्फ का कलेक्शन हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शंस हैं हीमोथोरेक्स जो नहीं हो सकता है, बी जो दिया हुआ है न्यूमोथोरेक्स जो एयर कलेक्शन बोलते हैं जिसको, सी जो है काइलोथोरेक्स इज द करेक्ट आंसर। काइलो जो है लिम्फ को ही बोलते हैं, तो लिम्फ अगर कलेक्ट हुआ है तो काइलोथोरेक्स बोलेंगे। Question number 21. Which of the following is the appropriate measure to prevent DVT and its complication? DVT here is deep vein thrombosis. तो options दिए हुए हैं A. Patient should wear elastic compression stockings. B. Patient should observe especially body positioning and perform indicated exercise. C. Patient should use intermittent pneumatic compression. And D. All of the above. Question number 24. Best method to make sure the functionality of intercostal drainage tube is to observe for. Options are A. Continuous bubbling in the water sealed bottle. B. Oscillation of water column in drainage bottle. C. Continuous bubbling from suction tube. D. And D is all of the above. तो B इज द करेक्ट आंसर। ओसिलेशन देखने हैं हमें वाटर के कॉलम में, जो कि ड्रेनेज ट्यूब वाटर में होंगे, दे इट शुड ऑसिलेट, जो कि पेशेंट के इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे निर्भर होता है, तो इट मस्ट ऑसिलेट द वाटर इन द ड्रेनेज बॉटल। क्वेश्चन नंबर 25. A nurse stands to protect the needs and wishes of the patient. What role does she exhibit? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए केयर गिवर, बी काउंसलर, सी क्लाइंट एडवोकेट एंड डी नर्स मैनेजर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी क्लाइंट एडवोकेट। Question number 26. A nurse in the critical care unit explains to the client family regarding the future treatment and surgery option. Here the nurse is performing the role of A advocate, B caregiver, C researcher and D leader। तो correct answer रहेगा A advocate। Question number 27. Which of the following statements best describe knowing the patient? A. Anticipating the patient's personal preferences of shift nurse. B. Identify the patient's performance on physician. C. Collecting task-oriented information during assessments. And D. Establishing an understanding of a specific patient. So option D is the correct answer. Establishing an understanding of a specific patient, तभी हम knowing the patient को correct मानेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28, होलिस्टिक केयर रेफर्स टू। तो होलिस्टिक केयर का मतलब क्या है? माइंड, बॉडी एंड सोल, टोटल हमारा जो कंप्लीट जो होलिस्टिक केयर आती है उसी में ही आती है। तो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज द करेक्ट आंसर है। Option C. Question number 29. All of the following are the goals of restraining patient except. Except word use किया गया, तो be careful for this answer. तो to prevent injuries due to fall ये correct है restraining के लिए, तो ये नहीं होगा correct यहाँ पे. B जो है to prevent self directed violence, तो ये भी सही है, self जो restraining है उसके लिए. And C to prevent pressure ulcer, this is incorrect statement. तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. ऑप्शन डी जो दिया हुआ है टू इम्पोज कंट्रोल ओवर ऑन बिहेवियर, ये भी रिस्ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है. तो यहाँ पे जो है ओवरऑल आंसर जो है सी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर. क्वेश्चन नंबर 30 मैंने क्विज के लिए लिया है, तो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गिव करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ क्लाइंट इंजरी, यानी पेशेंट अगर इंजर हो रहा है तो क्या सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है? ऑप्शंस दिए हैं. ए मेडिकेशन एरर्स एंड फॉल्स, बी ट्रांसफर फ्रॉम बेड, सी बेड सोर एंड डी नीडल स्टिक इंजरी. तो प्लीज कमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, आगे आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो आपकी प्रैक्टिस करवा देंगी एमसीक्यूज की. और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या काफ़ी नए क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं इसमें. तो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम. जो भी एग्जाम आ रहे हैं, नॉरसेट 2, नॉरसेट 8 का जो है स्टेज 2 आने वाली है, देन नॉरसेट 9 भी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है एम्स की. और जो भी नर्सिंग के रिक्रूटमेंट एग्जाम आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ दैम. और कीप स्टडिंग, कीप रिव्यूइंग. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.